नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन हुआ है। गोवा में दिल का दौरा पड़ने से हुआ है निधन। 41 साल की उम्र में ली है अंतिम सांस। सोनाली फोगाट ने आदमपुर से लड़ा था चुनाव। तो इस वक्त की बड़ी खबर, फतेहाबाद के भूथन गांव में हुआ था जन्म। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन। 41 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की मौत हो गई है। गोवा में हार्ट अटैक की वजह से 42 वर्षीय सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। सोनाली फोगाट ने 2019 में हरियाणा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर आदमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। चुनाव के दौरान वो टिकटॉक पर अपने वीडियोज के लिए भी काफी चर्चित रही थी। बड़ी खबर इस वक्त की, आप देख रहे हैं, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन। गोवा में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। 41 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। फतेहाबाद के भूतन बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। गोवा में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। फतेहाबाद के भूतन गांव में हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन। 41 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। फतेहाबाद के भूतन गांव में हुआ था जन्म। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 41 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। आदमपुर से लड़ा था चुनाव। तो बड़ी खबर इस वक्त की देख रहे हैं आप। फतेहाबाद के भूतन गांव में हुआ था जन्म। हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी थी सोनाली फोगाट। फतेहाबाद के भूतन गांव में हुआ था जन्म। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन हुआ है। 41 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। फतेहाबाद के भूतन गांव में हुआ था जन्म। जैसे कि सोनाली फोगाट बीजेपी नेता थी, जो कि 41 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली है। गोवा में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। इस वक्त की बड़ी खबर, इकतालीस साल की उम्र में अंतिम सांस ली। गोवा में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर देख रहे हैं आप। गोवा में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन। चारों तरफ अगर बात करें इनके प्रशंसकों की, तो वहां साफ तौर पर शोक की लहर। आदमपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी थी, हालांकि चुनाव हार गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, गोवा में दिल का दौरा पड़ने से इकतालीस साल की उम्र में ली अंतिम सांस। गोवा में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। आदमपुर चुनाव से उतरी थी मैदान में।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, किस तरीके से सोनाली के प्रशंसकों में शोक की लहर देखने को मिल रही है? गौरव, जैसे ही सूचना मिली कि सोनाली फोगाट अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उसके चाहे वो सहयोगी हों या चाहने वाले हों या उसके प्रशंसक हों, सभी में बहुत गहरा सदमा लोगों को लगा है। लोग विश्वास भी नहीं कर पा रहे कि उनकी नेत्री, उनकी अभिनेत्री अब इस दुनिया में नहीं रही। जैसे ही ये सूचना आदमपुर क्षेत्र जिला हिसार में पहुंची तो शोक की लहर दौड़ गई। बीजेपी की नेत्री के साथ साथ टिकटॉक स्टार के तौर पर लोग इसको जानते थे। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग सोनाली फोगाट की थी। कुछ धारावाहिकों में भी इसने काम किया हुआ है, तो एक बड़ा चेहरा ये माना जा रहा था। और राजनीति में भी इन्होंने कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ा था जब आम चुनाव थे, तो उसमें भी अच्छी खासे इसको वोट मिले थे। उसके बावजूद राजनीति में भी एक अच्छा चेहरा इसको माना जाने लगा था। तो सोनाली फोगाट का इस तरह से अचानक हृदय गति रुकने से उनका चला जाना उसके प्रशंसकों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से अगर बात की जाए तो इनके परिवार की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया या फिर अगर कहें पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है? गौरव, उसके जो भाई है पवन ढाका, उनसे संपर्क हो पाया था। उनका कहना है कि जैसे ही उनको सूचना मिली तो वो पूरे परिवार के साथ गोवा निकल गए हैं। कल शाम को सोनाली फोगाट के साथ उनकी बात हुई, इसकी माताजी की भी बात हुई है। तो बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट बड़े ठीक ठाक थी और हंस करके उनसे बात कर रही थी, लेकिन आज सुबह ही उन्हें जो उनके निजी सहायक है उनके फोन से फोन आया कि सोनाली फोगाट इस दुनिया में नहीं रही। तो यकीन कर पाना भी बड़ा मुश्किल था। और उसका भाई और पूरा परिवार जो है गोवा के लिए निकल चुके हैं। अभी जो जानकारी ये मिल पा रही है कि पोस्टमार्टम होगा और तमाम जो कानूनी पहलू है उनकी प्रक्रिया के बाद हो सकता है कि उनका जो शव है वो कल तक ही हिसार पहुंच पाए। गौरव, तो इन्होंने काफी ज्यादा मात्रा में अगर इनकी बात की जाए कि भाषण को लेकर अगर बात की जाए तो इनके भाषण को लेकर भी ये विवादों में रही थी और तमाम जो है एक्शन भी देखने को मिला था, वीडियोस भी इनके वायरल होते थे। और साफ तौर पर अगर बात की जाए इन सबके बीच में, तो वहां अगर बात की जाए इनके क्षेत्र में तो किस तरीके का माहौल बना हुआ है, लोगों के बीच किस तरीके से जो है प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं, चाहे खास तौर पर सोशल मीडिया की अगर बात की जाए, चूंकि लगातार एक्टिव रहती थी सोनाली। देखिए, लोगों की बात की जाए तो लोग बड़े दुखी हैं इस वक्त। और कोई भी, चाहे वो उनके प्रशंसक हों चाहे उनके विरोधी भी क्यों ना हो, वो भी अभी कुछ भी बोलने के हालात में नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सदमा ये लगा है कि सोनाली फोगाट मात्र 42 साल की उम्र उनकी बताई जा रही है। इस उम्र में अचानक से उनका चला जाना। और रही बात उनकी कि वो बेबाकी के लिए जानी जाती थी और अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखती थी, तो इस करके बहुत सारी विवादों में भी हो रही है, चाहे वो राजनीति की बात हो चाहे वो टिकटॉक और आदि अन्य कोई बात हो। तो उसको लेकर के भी काफी बड़ा फेम सोनाली फोगाट का बन चुका था। सोनाली फोगाट का इस तरह से अचानक चला जाना कई बड़े सवाल भी उत्पन्न कर रहा है। और कहीं न कहीं जो विपक्षी है, चाहे वो नवीन जैन है, जिस प्रकार से उनका अभी एक बयान सामने आया, उन्होंने तो इनकी जो मौत हुई है उसकी जांच की भी मांग की है कि तमाम पहलुओं से इसकी की जाए। जी, जिस तरीके से अगर देखा जाए अभी फिलहाल की जब इन्होंने चुनाव लड़ा था आदमपुर सीट से, वहां पर जो है हालांकि ये चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार जो है उपचुनाव दोबारा वहां पर होना है, ऐसे में पार्टी के लिए बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है। अनूप, बिल्कुल गौरव, इसमें कोई दो बात नहीं है कि जिस प्रकार से पहले सोनाली फोगाट ने चुनाव लड़ा था और लगभग 30-32 हजार के करीब वोट सोनाली फोगाट ने। अनूप, एक बार मैं आपके पास अभी आ रहा हूं। इस बीच जो है हमारे साथ मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मामले पर बातचीत करने के लिए। सर, स्वागत है आपका हमारे हर खबर पर। धन्यवाद सर, ये जो जिस तरीके से खबर सामने निकल कर आई सोनाली फोगाट को लेकर, उसको लेकर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? सोनाली फोगाट ने जैसे आदमपुर से चुनाव लड़ा, मजबूत महिला थी, अपनी बात रखने वाली थी, सक्षम थी और अपनी बात मनवाने में सक्षम थी। दुखद घटना है जो हमारे बीच से गई। सबकी संवेदनाएं साथ है, उनके परिवार के साथ है जी, और सब लोग खड़े हैं, प्रदेश के लोग। इससे दुखद घटना क्या हो सकती है? सर, पार्टी के लिए कितनी बड़ी क्षति के रूप में आप देख रहे हैं इसे? एक होनहार महिलाएं थी, अपनी बात कहने में एक चेहरा थी प्रदेश में, अपनी बात करने पे, या सामाजिक हो
या दूसरे कलाकार हो या सामाजिक मर्यादा हो, अनेक मंचों से मैंने उनके प्रोग्राम कार्यक्रम देखे भी हैं और राज्य क्षेत्र में उनके कार्यक्रम देखे हैं। तो बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, परिवहन मंत्री, जो कि साफ तौर पर बता रहे हैं कि पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति यहां पर तो यहां मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया साफ तौर पर। अनूप यहां पर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, अभी जैसे कि हमने दर्शकों को सुनवाया, मूलचंद शर्मा जी की तरफ से यह कहा गया है कि ये पार्टी के लिए वाकई में एक अपूरणीय क्षति है कि जिस तरीके से कद्दावर नेता रही हैं, चाहे वे बाग बोल को लेकर, अपने भाषण को लेकर वो जानी जाती थी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए गौरव, बिल्कुल मूलचंद शर्मा जो कह रहे थे ये बात सही है, क्योंकि वो बीजेपी के लिए हरियाणा में तो एक बड़ा चेहरा थी ही, साथ में कहीं कहीं स्टार प्रचारक के तौर पर भी काम करती थी, क्योंकि टिकटॉक और धारावाहिक जैसे उसमें काम करने के बाद, छोटे पर्दे पे काम करने के बाद एक बड़ा चेहरा उनका सामने आया था। लोग जानते थे उनको, उनके लाखों में फैन फॉलोइंग थे। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं पार्टी को तो नुकसान है, और परिवार के नुकसान की बात की जाए तो वो तो कभी भरपाई नहीं हो पाएगी कि जिस प्रकार से सोनाली फोगाट उनके बीच से चली गई है। उनकी एक बेटी भी है जो एक निजी स्कूल में पढ़ती है। तो इस प्रकार से एक अचानक से सोनाली फोगाट का जाना परिवार के लिए और उनके प्रशंसकों के लिए, पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में लंपी बीमारी का कहर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लंपी वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए विशेष सावधानी बरती जा रही है। बात अगर चरखी दादरी जिले की करें तो यहां जिला प्रशासन ने लंपी वायरस से निपटने के लिए जिले में धारा 144 लागू की है और पशुपालन विभाग की तरफ से लोगों को लंपी वायरस के लक्षणों पर और साथ ही साथ उसके बचाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र में उपायुक्त मुकुल कुमार ने लंपी बीमारी को लेकर बैठक ली। इसके अलावा रतिया में भी लंपी बीमारी को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। बता दें कि पशुपालन विभाग लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि अगर किसी पशु में लंपी वायरस के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत पशुओं के डॉक्टर से सलाह लें और बीमार पशु को अन्य पशुओं से अलग रखें। इसके अलावा जिले में वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत पशु को वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही पशुपालन विभाग ने कहा है कि पशुपालक और गौशाला प्रबंधक को घबराने की आवश्यकता नहीं है। लंपी बीमारी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बलवंत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सीधा संपर्क करते हैं। डॉक्टर बलवंत, आपका स्वागत है हर खबर पर। थैंक यू सर। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरीके से लंपी बीमारी से बचने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, चूंकि दर्शक जानना चाहते हैं, किसान जानना चाहते हैं, पशुपालक जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, जो लंपी बीमारी है ये वायरस से फैलने वाली बीमारी और ये पॉक्स फैमिली का वायरस है। और पॉक्स फैमिली का जो वायरस है ये होस्ट के लिपिड फर्जी को रोकता है। जो गोट का वायरस है गोट को होगा, शिप का होगा शिप को होगा, वुमन का जब वुमन को होता है। और जो गाय भैंस का बोवाइल का जो है, ये गाय भैंस में ही बीमारी फैलते हैं। एक तो आप इस बात पे बिल्कुल श्योर रहिए कि ये बीमारी जो गाय या भैंस से इंसान में आने वाली नहीं है, ये जोनोटिक डिजीज नहीं है, ये बिल्कुल पर्टिकुलर है। दूसरी बात ये कि ये बीमारी वेक्टर बोर्न डिजीज है। वेक्टर बोर्न डिजीज का मतलब ये है कि मच्छर से फैलती है या डांस मक्खी से फैलती है या चिकन से फैलती है। ये तब फैलेगी जब मान लें किसी एनिमल को लंपी डिजीज है और उसके ऊपर कोई मक्खी बैठ के खून चूसती है, वो खून उसे एनिमल पे लेके जाती है। जैसे हमने डेंगू वायरस में देखा होगा कि डेंगू का जो मच्छर से फैलने वाला वायरस है, ये इसी तरह ये वायरल बीमारी है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वायरल बीमारी का कोर्स होता है। एंटीवायरल जो हमारे पास मेडिसिन है वो वैक्सीन अवेलेबल है, उसके सिवाय कोई हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी होती है। तो ये बात आप विशेष मैं किसानों को कहना चाहता हूँ कि इसमें ज्यादा आपको पैनिक लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यदि किसी एनिमल को लंपी डिजीज हो जाती है, सबसे पहले तो आप अपने उस एनिमल को अलग रखें।
जी। हमारे यहाँ हरियाणा में बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि हम मॉस्किटो नेट लगा देते हैं पशुओं के, ताकि उनके मच्छर भी ना लगे, मक्खियां भी ना लगे। एक अच्छी प्रैक्टिस है, इसमें कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आता कि आप अपने जहाँ पे बाड़े में रखते हो वहां पे उसके दरवाजे के ऊपर हमेशा मच्छरदानी लगा के रखें, जिससे वहां से मक्खी उसका से किसी दूसरे जंगल को ना जाए, जिससे बीमारी नहीं फैलेगी। अभी उसके साथ साथ उस एनिमल पे आप थोड़ा सा मॉनिटर रखिए, आपको लगता है कि ये इसमें बीमारी है तो आपके नजदीक जो पशु चिकित्सक है, आप उसको एक बार जाकर उसको जरूर बताएं कि हमारे पशु में लंपी बीमारी आई हुई है। पशु को बाहर भी ना लेके जाए ज्यादा, आप हॉस्टल में भी ज्यादा पशु को ना लेके जाए, आप पशु को वहीं पे रखें, डॉक्टर आपके पास आके आपको सर्विस जरूर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लंपी बीमारी में कोई बहुत बड़ा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, पशु को सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है। जैसे आपके पशु को यदि बुखार होता है तो आप उसको बुखार की दवाई दे दें। इसके साथ ही जैसे हमारे पास ये सिट्राजिन का साल्ट है, सिट्राजिन और पैरासीटामोल की कॉम्बिनेशन आप 2-3 दिन दोगे तो बुखार नहीं होगा, तो पशु पे बीमारी ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। ज्यादा ये बीमारी उन पशुओं में प्रभाव दिखा पाती है जो पहले से किसी और बीमारी से पीड़ित थे या खा पी नहीं रहे थे। अदरवाइज तो इस बीमारी में मौत भी 1 से 2% ही होती है। ये बीमारी आती है, सेल्फ लिमिटेड डिजीज है, कुछ समय के बाद अपने आप चली जाती है। मैं थोड़ा सा किसान भाइयों को थोड़े से बताना चाहूंगा कि जैसे हमें जो जुकाम होता है, हम एक दिन में किसी का जुकाम ठीक नहीं होता, वो भी एक वायरल है, फ्लू है। इसी तरह ये बीमारी भी एक दिन में ठीक नहीं होगी, लेकिन जो बीमार पशु पहले से बीमार है उसका विशेष ध्यान रखें। और जो पशु बीमार नहीं है, यदि उसको बुखार हो तो कुछ दवाई दें, अदरवाइज उसको अच्छा चारा दें, अच्छा खाना दें, उसको मॉस्किटो नेट के अंदर रखें। दूसरी एक जो हमारे घरों में कॉमन प्रैक्टिस है कि जैसे कपूर की धूनी देते हैं, कपूर की धूनी देने से क्या है कि एक तो एंटीवायरल होता है, कपूर वायरस भी मर जाता है, उसके साथ में मच्छर मक्खी उस बाड़े में जाने की कोशिश नहीं करते जहां कपूर की धूनी होती है। इस तरह आप अपने पशुओं के साथ सुबह शाम कपूर की धूनी देंगे तो आपके बाड़े में मच्छर मक्खी कम आएंगी। उसके साथ ही चिचड़ लगे हो पशुओं का, आपको आप कोशिश ये करें कि चिचड़ों को बचाव का पूरा ध्यान दें। दवाइयां जैसे अमितराज है 1% लगानी, 2% लगानी होती है। इस तरह की दवाई ज्यादा महंगी भी नहीं पड़ती, थोड़ी से पैसे के ट्रीटमेंट में आप अपने पशुओं को चिचड़ों से मुक्त रखें, ताकि वो चिचड़ जो जिस पशु को लगे वो चिचड़ मर जाए, वो उसके उतर के किसी दूसरे पशु को न जाए और बीमारी को ना फैला पाए। मक्खियों से, मच्छरों से, चिचड़ों से बचा के रखें। किसी पशु को यदि बीमारी हो जाती है तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे, बुखार होता है बुखार की दवाई देते हैं उसको। यदि उसके ऊपर 1 से 2 इंच के बड़े बड़े पुले से हो जाते हैं, बड़े बड़े आप कहते हैं दाखड़े से हो जाते हैं, उन दाखड़ों में क्या है यदि कोई टूट जाता है दाखड़ों में से तो उसके ऊपर आप बीटाडीन लगा सकते हो, या कोई भी क्रीम है जो आपके पास में रखते हैं अपने डॉक्टर को दिखा दो। कोशिश ये रखो कि उस पशु का जो मच्छर मक्खी है ना, उस पशु का खून दूसरे किसी पशु पे ना जा पाए। इस तरह इसका बचाव हो सकता है। डिपार्टमेंट इस समय पूरे बिल्कुल। डॉक्टर बलवंत, मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, चूंकि किसानों के जहन में बहुत सारे इस समय सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं और वो जानना चाहते हैं खासतौर पर, क्या इसका प्रभाव, इस बीमारी का प्रभाव खासतौर पर किसी नस्ल को लेकर है, किसी नस्ल में ज्यादा देखने को मिल रहा है? सर, ये जो पोक्स वायरस है ये 100% से गोट स्पेसिफिक है। ये बीमारी गोट को होती है, सीप को होती है। बोवाइन में गाय और भैंस आती है हमारी, गाय और भैंसों में होती है। अब गाय भैंस में जो हमारी जो विदेशी नस्ल की गाय हैं वो ज्यादा प्रभावित होती है इससे, हमारी देशी नस्ल की गाय कम प्रभावित होती है। प्रभावित ये है कि देशी नस्ल की गाय में आ गई तो उसको बुखार भी कम होएगा, वो खाना पीना भी कम छोड़ती है। लेकिन विदेशी नस्ल की जो हमारी जर्सी है या ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन है या रेड सिंधी है, तो ये जो बीमारी, ये पशु है, इनमें यदि बीमारी आती है तो उनमें सिम्टम ज्यादा दिखते हैं, बुखार ज्यादा होगा, जल्दी खाना छोड़ देगा, पशु कमजोर ज्यादा हो जाएगा। तो आप देशी जो नस्ल की बीमारी थोड़ी सी कम आती है, भैंसों में भी ये बीमारी कम है जितनी गाय में कम है। बिल्कुल सर। अब अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से अगर गायों की अगर बात की जाए, चाहे वो देसी गाय हो, देसी नस्ल की गाय हो, चाहे विदेशी नस्ल की गाय हो, क्या इनमें इस लंपी बीमारी का कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा, जैसे कि दूध उत्पादन में कमी आना या फिर चारा न खाना, इस तरीके का कोई इसमें जो है प्रभाव? देखो, कोई भी वायरल बीमारी आती है उसका अपना सिम्टम होता है। एक तो वो बुखार बढ़ा देती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है। बुखार जब बढ़ता है तो पशु खाना पीना छोड़ देता है, पशुओं में एक खास बात है। कुछ पशु इसमें क्या है कि लंपी बीमारी आने के बाद जैसे उसको बुखार हुआ खाना पीना छोड़ देंगे। एक तो बुखार बढ़ने से, दूसरा खाना पीना छोड़ने से पशु के प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, पशु का दूध होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर रखेंगे, पशु को आप अच्छी खुराक देंगे और पशु को बुखार नहीं होने देंगे, बुखार की दवाई सुबह शाम टाइम पर देते रहेंगे। और साथ में उसका थोड़ा सा भूख बढ़ाने वाले टीके, जो मल्टीविटामिन के टीके रहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के टीके कहते हैं, जैसे जनरली हमारे पास लीवर एक्सट्रैक्ट बी कॉम्प्लेक्स के टीके होते हैं,
ये टाइम पे डेली 10 ml लगता रहेगा तो पशु खाना भी नहीं छोड़ेगा, उसको बुखार भी नहीं होगा और वो बीमारी से अच्छे से फाइट कर पाएगा। एक हफ्ते बाद तो वैसे ही बीमारी ठीक हो जाती है हर पशु की। बिल्कुल। डॉक्टर बलवंत, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अब जो लंपी बीमारी है लगातार प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, अपने पांव जो है पसारते जा रही है, लगातार फैलती जा रही है, ऐसे में बहुत सारी गौवंशों में इसका जो है असर देखने को मिल रहा है, इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ पर जो इनसे हो रही मौतों को लेकर अगर बात की जाए, उनके शवों को किस तरीके से उनको दबाया जाए, किस तरीके से क्या शवों को सही तरीके से उसका दफन किया जाए, क्या उससे भी कोई इफेक्ट फैलने की यहाँ आशंका बन जाती है? सर, एक तो ये बीमारी क्या है कि हमारे देश में बिल्कुल नहीं थी, ये बीमारी अफ्रीका से आई। अफ्रीका से आई है। इस बीमारी की हमारी कोई ऐसी तैयारी नहीं थी देश की, लेकिन बाई चांस ये बीमारी आ गई, क्योंकि वेक्टर बोर्न है, एक मत छोड़ के कहीं दूर चला जाता है, वहां से बीमारी छोड़ के उसका थूक आगे चला जाता है, मक्खियां बहुत फैलती है, डांस मक्खी इसी तरह बहुत ज्यादा होती है, इस कारण ये बीमारी फैलती है। ऐसे में यदि किसी पशु की मौत हो जाती है, देखो वैसे ही मैं बता दूं किसान भाइयों के लिए 1 से 2% मौत होती है, इसमें ज्यादा मौत नहीं होती लंपी बीमारी में। लेकिन कोई पशु पहले से बीमार है किसी और बीमारी से और उसमें लंपी आ जाती है तो उसके थोड़े मौत के चांस 2 से 3% हो जाते हैं। 2 से 3% ये क्रॉस ब्रेड जो कैटल है हमारे, जो विदेशी नस्ल के कैटल है, इसमें भी 2 से 3% हो सकती है मौत। बाई चांस यदि किसी पशु की है, जैसे एज बड़ी है, बूढ़ा पशु है जो उसमें आ जाती है, बाई चांस किसी पशु की मौत हो जाती है तो आपने पता ही वायरल है और वायरस फैल सकता है। तो ऐसे पशु को आप गहरे गड्ढे में दबाएं, उसके ऊपर ब्लीचिंग पाउडर, जिसको आप सफेद या कली कहते हैं, अच्छे से कली डाल दें। ब्लीचिंग पाउडर से वायरस मर जाता है। हमारे पहले ही बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि नमक डालते हैं, नमक का जो गड्ढा गोल होता है उसमें अच्छा सा नमक डाल दें तो उससे भी वायरस नहीं फैल पाता। और गहरे गड्ढे में दबा के जब आप दबाते हो मिट्टी में तो थोड़ा सा जो कांटेदार झाड़ियां लास्ट के टाइम में रख दें, ताकि कोई आवारा कुत्ता या बेसारा इस तरह का कोई उसको ना निकाल पाए, ताकि वो बीमारी फैलने के चांस ना बढ़े, एनवायरमेंट कंटामिनेट ना। जी बिल्कुल। जिस तरीके से आपने बताया कि हमारे यहाँ प्रचलन है कि किसी चीज को गड्ढे में अगर मवेशियों को दफनाया जाता है तो उस पर नमक डालते हैं, बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से जो किसान भाई हैं वो इस तरीके की प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर यहाँ पर, डॉक्टर बलवंत, की कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मवेशियों को खुले में फेंक देते हैं, जिसके बाद क्या होता है उसको खाल निकालकर खुले में फेंक देते हैं, फिर जो है कुत्ता आदि जो जानवर हैं उनको खाने लगते हैं। तो ऐसे में क्या ये जो है यहाँ इसका जो लंपी बीमारी है, क्या एक से दूसरे तरफ भी यहां पर रुख कर सकती है, दूसरे जानवरों में भी जा सकती है? देखो, ये बीमारी ऐसा बिल्कुल फैल सकती है, जो मक्खी जख्म के ऊपर बैठ के किसी मरे जानवर के मांस के ऊपर बैठ के किसी हेल्दी पशु के ऊपर जाएगी तो बीमारी साथ में अपना वायरस लेके जाएगी, वो वहां तक काटती है तो उसके खून में बीमारी छोड़ देगी वो। आपने इसमें पूरी सावधानी बरतनी है। इस टाइम तो ये है कि धारा 144 लगी हुई है, ट्रांसपोर्ट एनिमल के बिल्कुल बंद है, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं लेके जाओ, आसपास कोई मंडी ना लगी हो, उस मंडी में पशु ना जाए। यदि किसी पशु की मौत हो जाती है तो उसको बिल्कुल अच्छे से दफनाओ। किसी भी खाल उतारने वाले, क्योंकि खाल उतारने वाले उठा के ले जाते हैं पशुओं को, किसी भी खाल उतारने वाले को ये पशु ले जाने की परमिशन नहीं है, वो इनको नहीं ले जा सकता। हर पशु को गहरे गड्ढे में दबाना ही होता है, उसके ऊपर नमक, ब्लीचिंग पाउडर या और कोई फिनाइल का घोल उसके ऊपर डालना होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सड़े हुए मांस के ऊपर बैठ के मक्खी जब दूसरे पशु के पास जाएगी तो साथ में वायरस दूर लेके जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने लक्षणों के बारे में बताया, तमाम सारी जो जानकारियां हैं वो डिटेल्स में किसानों तक पहुंचाई, उसमें एक और मैं ऐड करना चाहूंगा सवाल और आपसे जानना चाहूंगा, जिनके पास जो है कम मवेशी हैं, यानी कि 1 या 2 पशु हैं उनके पास में, गौवंश हैं, तो वो उनमें अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो किस तरीके से इसको बचने के लिए किस तरीके से वो गाय को आइसोलेट किया जा सकता है? सर देखो, ये बिल्कुल बढ़िया बात पूछी आपने, क्योंकि हमारे पास भी जो केस आते हैं, ज्यादातर वो केस आते हैं जैसे कि जिनके पास पशु ज्यादा हैं या जो गली में घूमने वाले पशु हैं, क्योंकि गली में घूमने वाले जो पशु हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और ये ज्यादा बीमारी इस टाइम जो बेसहारा पशु गलियों में घूम रहे हैं उनमें ज्यादा देखने को मिल रही है। जो पशु मालिक के घर में बंधे हुए हैं उनमें बीमारी कम मिलती है, कुछ में मिलती, ज्यादा में नहीं मिलती। एक तो हमारा सबसे अच्छा प्रैक्टिस ये है कि लोग जैसे खुद मच्छरों से बच के रहते हैं, हमारे पशुओं को प्यार करते हैं, जो मॉस्किटो नेट या मच्छरदानी जिसको हम कहते हैं, मच्छरदानी लगा के रखते हैं जिससे मच्छर उनके पास नहीं जाती, मक्खियां नहीं जाती। एक तो इस प्रैक्टिस से वो बचे हुए हैं। दूसरी बात, पशुओं की जो अच्छी खुराक उनको देनी है उसके कारण बचे हुए हैं। और इस टाइम सरकार क्या है कि इस बीमारी से बचाव के लिए बिल्कुल युद्ध स्तर पर लगी हुई है और जो गोट पॉजिटिव वैक्सीन है जो इससे बचा सकती है इस बीमारी से, क्योंकि 98% इनका जीनोम मिलता है
गोट पॉक्स की वैक्सीन लगने से बीमारी बच सकती है। इस समय जो वैक्सीन हमें प्रोडक्शन की है बीमारी आने के बाद, वो वैक्सीन उन जगह पे दी गई है जहां ज्यादा पशु हैं, जैसे नंदीशालाओं में हमारे पास 2-3 हजार पशु हैं या गौशाला में पशु हैं, ताकि वहां एक पशु में आने के बाद पूरा ब्रेक होने के पूरी चांस होती है। तो इसलिए नंदीशाला गौशाला को पहले फेज में कवर किया गया है। इसके बाद जो चलिए सर, समय का थोड़ा अभाव है, आपने समय निकाला, कीमती वक्त में से हमें समय दिया और दर्शकों तक, किसानों तक बहुत ही डिटेल्स में जानकारी साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बलवंत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।